लालू जी की पृष्ठभूमि थी, पिछड़ी बिरादरी से आए थे, बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव में अपर कास्ट का दबदबा था। उनके खिलाफ जो उनका बोलना शुरू हुआ, लोगों को लगा कि हमारे दिल की बात बोल रहे हैं, और लालू यादव उस समय लायक हो गए। उसके बाद तो फिर कहना क्या है, उसके बाद से उनका सिलसिला चल रहा है और आज तक वो प्रभाव है कि आज के दिन भी लालू यादव की ही पूंजी है। इसलिए उपयोगिता तो रहेगी ही। लालू यादव को माइनस करके आप चुनाव कैसे लड़िएगा 2024 का या 2025 का? तो उपयोगिता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री के पद का दावेदार है, तो इसको हल्के नहीं लेना चाहिए। और हमारे जैसा आदमी इससे डरता है, इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा इसके रग-रग में है, और आरएसएस की विचारधारा जो है वो देश के लिए खतरनाक है। अर्जुन का निशाना जो है मछली के आंख पर था, उस तरह से मेरे जैसे आदमी का निशाना जो है इसी पर है कि किस तरह से यानी नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में परास्त किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आने वाला है। लालू यादव भारतीय राजनीति में और ख़ासकर बिहार की राजनीति में एक अपरिहार्य व्यक्ति हैं, जिनकी चर्चा के बिना राजनीति पूरा नहीं होती है यहाँ पर। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि लालू यादव से पिछले 50 सालों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। उनके मित्र के रूप में, उनके सहकर्मी के रूप में, कभी उनके विरोधी के रूप में, कभी उनके समर्थक के रूप में, तरह तरह के रूपों में जुड़े रहे हैं। उनका नाम है शिवानंद तिवारी जी, और शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। और उनके साथ, तिवारी जी के साथ एक ख़ास बात यह है कि ये सोशलिस्ट धारा से जुड़े हुए रहे हैं और उसकी विरासत भी है और उसके इतिहास के जानकार भी हैं। और तो इसीलिए हमने ये तय किया कि लालू जी के बारे में तिवारी जी से जाना जाए, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में, और ख़ास करके लालू यादव क्यों अपरिहार्य बने हुए हैं, आज की तारीख में भी बीमार रहते हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपका स्वागत है आरएडी न्यूज़ में तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप बताएं कि लालू जी के बारे में, कि लालू जी क्यों अपरिहार्य बने हुए हैं। उनका जन्मदिन सामने आने वाला है अगले महीने, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ बताइए अपनी तरफ से डिटेल में। देखिए, बड़ा भारी दिक्कत होती है। अब लालू यादव या नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के दो बड़े नाम हैं, और लोग जो है हमारे जैसे आदमी से यही पूछते हैं कि भाई उनके बारे में बताइए। हमारे बारे में कोई पूछता नहीं है कि हम जो है क्या बताएं, तो बड़ा कठिन है बताना। देखिए, हम अपनी बात शुरू करें कि हमारी बिरादरी क्या है पता है, और हम जो राजनीति कर रहे हैं, हमारी जो बिरादरी का सेंटीमेंट है, उसका जो भावना है, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता हमारी बिरादरी ही हमारे खिलाफ हो जाती है। और जब आपकी बिरादरी आपके खिलाफ हो जाती है तो इसका मतलब है कि वोट देने दिलाने की ताकत आपकी ख़त्म हो जाती है। वैसी हालत में आप इररिलेवेंट राजनीति में हो जाते हैं। वही स्थिति हमारे साथ है। अब लालू जी जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति उनके बिरादरी के अनुकूल है। उनकी बिरादरी बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है। बिहार की राजनीति में आप कहिए तो डबल डिजिट में वही बिरादरी हैं। वो बिरादरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। वो खड़ी है तो एक फैक्टर वो रहेंगे ही। तो फैक्टर वो इसीलिए हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, एक आप कह सकते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद संजोग ऐसा हुआ कि उसी समय मंडल कमीशन जो है लागू हुआ। मंडल कमीशन का विरोध होने लगा, लोग आत्महत्या करने लगे, आत्मदाह करने लगे, गोली चलने लगी। तो हमको याद है बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे गैप के बाद लालू जी ने उस समय हमको बुलवाया। रामनाथ ठाकुर हमारे यहाँ आए, हम गए वहाँ। उनके सामने एक दुविधा थी। दुविधा ये थी कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो है आरक्षण दे चुके थे, और ये मंडल कमीशन का जो आरक्षण था वो भारत सरकार के नौकरियों के लिए था। अब वो द्वंद्व ये था कि भाई हमको, हमारी भूमिका इसमें क्या होगी,
क्योंकि बिहार के साथ तो ये जुड़ा हुआ मसला है नहीं, ये तो दिल्ली सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों की जो मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तय हुआ कि नहीं साहब, इसका एकदम आंख बंद करके समर्थन करना चाहिए। और उसी समय ये कार्यक्रम बना कि मंडल कमीशन का जो माने ये है प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिए गांधी मैदान में एक रैली बुलाई जाए। रैली की तारीख तय हुई, बाहरी रैली हुई, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, करुणानिधि आए, फारूक अब्दुल्ला आए, तमाम नेता आए, शरद यादव वगैरह सब लोग थे उसमें। और उसके लिए जो अभियान चला मंडल कमीशन के समर्थन में, वो अभियान इतना आक्रामक चला। आप देखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर ने जिस समय आरक्षण लागू किया था 78 वगैरह में, उस समय माने उस तरह से समाज में कोई उथल पुथल नहीं मचा। उस आरक्षण के विरोध में कर्पूरी ठाकुर को गाली सुननी पड़ी, लोग सड़कों पर उतरे और बहुत ही भलगर किस्म की गालियां जो है उनको दी गई। जो लाभान्वित तबका था उसकी तरफ उतना रिएक्शन नहीं। लाभान्वित तबका अब इसलिए कि उनकी बिरादरी कमजोर थी। एक जो हमने आपको कहा कि लालू जी की बिरादरी मजबूत थी, वो उसके साथ खड़ी हो गई, तो विरोध का जो माने उस अभियान के विरोध की ताकत जो है वो कुंद हो गई। यहाँ उल्टा हो गया। कर्पूरी जी के समय कर्पूरी जी ने बाद में रेडियो में भाषण दिया और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखा, लेकिन लालू जी जो हर दिन बिहार के अलग अलग कोने में 3-3, 4-4 सभा हेलीकॉप्टर से कर रहे थे, और चूंकि लालू जी की पृष्ठभूमि थी, पिछड़ी बिरादरी से आए थे, बहुत ही गरीब परिवार से आए थे, जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव में अपर कास्ट का दबदबा था। अपर कास्ट का जो माने आप एक ढंग से कहिए कि जो सामाजिक प्रभाव या जो दबंगई थी, जो पिछड़ों के साथ उनका व्यवहार था, पिछड़ों के मन में उसको लेकर के जो एक जमा हुआ माने गुस्सा या ये था, हाँ, वो सब उसको वो समझते थे, उसको वो समझते थे और उसको वो उनके खिलाफ जो उनका बोलना शुरू हुआ, लोगों को लगा कि हमारे दिल की बात बोल रहे हैं। और लालू यादव उस समय नायक हो गए। उसके बाद तो फिर कहना क्या है, उसके बाद से उनका सिलसिला चल रहा है और आज तक वो प्रभाव है, आज तक वो प्रभाव कायम है। हमको याद है एक पत्रकार ने लिखा था, वो उन्हीं के बिरादरी का पत्रकार था, काफ़ी अच्छा पत्रकार, नाभी पत्रकार। सुबह सभा हो रही थी, चुनाव का समय आया था। उस पत्रकार के परिवार में एक परिजन था। उस परिजन में भाग लेने के लिए उसके एक चचा आए थे जो मध्य प्रदेश में थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा वैसा कमाया था। वो आए तो उन्होंने कहा कि कहाँ आप लोग लालू यादव के चक्कर में पड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी को देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो विकास करेगा, आगे जो है देश और समाज को लेके जाएगा, आप लोग झूठ मूठ का लालू यादव पकड़े हुए हैं। उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि बाबू, ये कुर्सी पर बैठ करके जो अंग्रेजी छांट रहे हो, ये अधिकार भी तुमको लालू यादव नहीं दिया। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ये चूँकि आज के दिन भी मान लीजिए कि तेजस्वी जो हैं उनके वारिस हैं, ये हैं सब, लेकिन आज के दिन भी ताकत जो है वही है ताकत, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, वो उन्होंने अर्जित नहीं किया है, उन्होंने माने उनको स्वाभाविक रूप से वो मिल गया है। हाँ, जैसा मान लीजिए कि चिराग पासवान को स्वाभाविक रूप से मिल गया, उसी तरह से इनको स्वाभाविक रूप से मिल गया। लेकिन आज के दिन भी वो भी नाम लेते हैं तो उन्हीं का नाम लेते हैं, लालू जी के ही नाम लेते हैं। तो एक जो बन गया माने उस आंदोलन के चलते जो एक स्थिति बन गई, वो स्थिति की वजह से ही। दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, ये जो तरह तरह का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार, फलाना ठिकाना, जेल भी गए, सब कुछ, जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके नज़र में ये बात नहीं आती। उनको लगता है कि ये सब बड़का सब जो है पहले से लूटपाट किया है, कुछ नहीं किया है, हमारा आदमी जो है बढ़ रहा है आगे, उसको ये लोग जो है दबाने के लिए उसको ख़त्म करनी है। मायावती के साथ है ये एडवांटेज है। ये जितने लोग इस तरह के लोग मैंने पिछड़े समाज से, दलित समाज से आए हैं, उनके ऊपर इस तरह का जो आरोप लगाता है, मीडिया लगाती है, लोग कोशिश करते हैं कि इनके जो पूरा का पूरा इमेज है उसको हम विकृत करके इनको फिनिश कर दें। फिनिश नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण यही है। तो लालू जी की ताकत जो है वो यही है, और आज के दिन भी ताकत उनकी बनी हुई है।
आपने दो पीढ़ियों को देखा है, लालू जी को भी देखा, उनके पुत्र को भी आप देख रहे हैं, वो डिप्टी सीएम हैं अभी बिहार के। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उन दिनों को याद कीजिए जब आप लालू जी भी मुख्यधारा की राजनीति में नहीं थे, आप लोग भी छात्र राजनीति कर रहे थे, उसको हम चाहते हैं कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए शुरुआती दिनों को। अब ये बड़ा भारी झंझट वाला काम है। देखिए, राजनीति में हमारा लालू यादव से मुलाकात उस समय का है जब हम राजनीति में नहीं थे, वो भी हमसे राजनीति में नहीं थे, हमसे उम्र में 3-4 साल वो छोटे हैं। कौन सा साल रहा होगा? अब साल और इतना याद है, लेकिन 77 से पहले की बात होगी। 77 के पहले की नहीं तो क्या है, 77 तो एक मैंने 74 के बाद, हाँ 70 के पहले की बात है, 70 के पहले की बात है। तो उस समय हम जो है समाजवादी युवजन सभा में काम कर रहे थे। समाजवादी युवजन सभा का इनको हमने मेंबर बनाया। उन्होंने खुद अपने मैंने जो नलिन वर्मा वाली किताब आई है उसमें उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी ने हमको ब्रेक दिया। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा है। लेकिन उसके बाद जो है दिक्कत क्या होती है कि जो बड़े लोग हैं जिनको मैंने किसी समय लोगों ने मदद किया, ये किया, उसको वो लगता है कि इसको हम कबूल कर लेंगे कि हमको फलाने ने मदद किया तो हम छोटे हो जाएंगे। ये जो प्रवृत्ति है, इसकी वजह से उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत ही, हमको लगता है कि पता नहीं एक लाइन वो कैसे उनके मन से निकल गया कि हमको उन्होंने ब्रेक दिया। बाकी सब अगले ही पृष्ठ में जो मैंने कहानी का वर्णन है, वो कहानी की पृष्ठभूमि क्या है उसमें वो छुपा गए। तो मेंबर बने, वो संयोग ऐसा हुआ कि 1970 की बात है, 69 की बात है, पटना में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा था। विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में वो कर्ण सिंह थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पहली दफ़ा आचार्य रजनीश जो हैं आए थे, पुरी के शंकराचार्य भी आए थे, और साधु महात्मा आए थे जिनके बारे में हमको ठीक से याद नहीं है। लेकिन रजनीश का जो भाषण हुआ तो पटना का नौजवान जो है मुरीद हो गया उनका। हम भी पहली दफ़ा उनको सिन्हा लाइब्रेरी का जो ग्राउंड है उसमें हमने सुना उनको। पता नहीं क्या हुआ, उसकी जानकारी हमको पृष्ठभूमि याद नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जो पुरी के थे उनके साथ इनका कुछ विवाद हुआ, और विवाद में एक चुनौती वाली बात हो गई कि आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा कि आप शास्त्रार्थ के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए कि आप खत्री बिरादरी के हैं, द्विज बिरादरी के हैं नहीं। उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य ने कह दिया कि हरिजन जो है पैदाइशी अछूत होते हैं। वो अंग्रेजी का हमको इंडियन नेशन का अभी भी आंख के सामने है, वो 8 कॉलम का हेडलाइन लाया था, हरिजन आर बॉर्न अनटचेबल। पीटीआई ने रिलीज किया था, और पीटीआई के उस समय जो संपादक थे मंटू दा, लीजेंडरी, वैसी इज्जत वैसी प्रतिष्ठा जो है किसी पत्रकार को भविष्य में नहीं जो मिली। वहीं कर्पूरी जी बैठते थे, कपूर साहब बैठते थे, सब लोग, हम लोग के पीढ़ी के लोग भी वहाँ जाकर बैठते थे। हो गया। अब हमने जब ये पढ़ा तो हमको बड़ा अजीब लगा कि इस तरह का कोई बयान कैसे दे सकता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में माने सबको बराबरी का वोट का अधिकार है। तो हम अखबार लेकर के गए, आर्यावर्त में भी छपा था, लेकिन इंडियन नेशन वाला 8 कॉलम वाला हेडिंग आर्यावर्त में नहीं था। तो हम जो है गए दौड़े हुए भोला बाबू के यहाँ, भोला प्रसाद सिंह जो पुराने सोशलिस्ट थे, लोहियावादी थे, वकील भी थे, उनको हमने दिखाया कि देखिए ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि ऐसे किया वैसे किया, लेकिन उसमें कुछ किया जा सकता है ये उनके दिमाग में बात थी नहीं, कहा कुछ नहीं हो सकता है। तो राधारमन जी एक वकील हुआ करते थे जो कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर बने तो उनको उन्होंने एडवोकेट जनरल बनाया, और उस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन के ठीक सामने राधारमन जी रहते थे। हम लोग पैदल गए, बड़ा कड़की का ज़माना था, हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया था, और हमारे 3-4 दोस्त जो है बोरिंग रोड में एक हमारे मित्र का मकान था, उसी में हम लोग रहते थे। पैदल हम लोग गए वहाँ, उन्होंने भी कह दिया कुछ नहीं हो सकता है। बाद में ये पचा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम लोग किताब की दुकान में गए, भारती भवन में बैठे, वहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पन्ना उल्टे, उसी में हम लोगों को मिला कि अनटचेबिलिटी को कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है बनाया गया है। 1956 में कुछ आया था, वो उतार करके लेके आए हम लोग, और को हम
पर मुकदमा चल कर लड़ने का हमको तजुर्बा था। उस आधार पर हमने आरोप जो है बनाया। कोई वकील लेने के लिए तैयार नहीं था। बैजनाथ प्रसाद थे, मीठापुर में रहते थे, कास्ट बिरादरी के। लालू यादव भी उनको जानते थे, उनके यहाँ जाते आते थे। हम लोग गए, उनके हाथ में हमने कागज़ दिया कि साहब इसको अब करना है। उठ के खड़े हो गए कि हमारे ऊपर तो कोड़ी फूट जाएगा अगर हम इस तरह का मुकदमा करेंगे। उनको हम लोग किसी तरह से तैयार किए कि भाई हम मुकदमा करने वाले हम हैं, कोड़ी जो है हमको फूटेगा, हल्का फुल्का छींटा आपको लग जाएगा तो आपको प्रोफेशन है आपका, और दूसरे हम लोगों के साथ जो संबंध है इतना तो आपको करना चाहिए। खैर हो गया। उसके बाद उसकी बड़ी पब्लिसिटी हुई, बहुत पब्लिसिटी हुई। और पब्लिसिटी में समझिए कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन हो गया उसको लेकर के। वाई बी चौहान उस समय होम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि पटना में जो मुकदमा हुआ है उस पर हम लोग, सरकार मदद करेगी। सरकार काहे के लिए मदद करने जाए। तो आर्यावर्त और इंडियन नेशन अखबार पर ब्राह्मणों का कब्जा था। उन लोगों ने खुलेआम जो है शंकराचार्य का पक्ष लेना शुरू किया। तो समझिए कि एमएलए फ्लैट में जो चाय वाय की दुकान है वहाँ से हम लोग एक जुलूस निकाले। जुलूस क्या था, 17-18 आदमी, उसमें लालू यादव भी थे। और पहली दफ़ा लालू यादव जो है इनकलाब जिंदाबाद उसी जुलूस में निकाले। और हम लोग जब आर्यावर्त के गेट पर गए, आर्यावर्त हम लोगों ने जलाया, वहाँ नारा लगाया। वहाँ इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहली दफ़ा इनकलाब जिंदाबाद लालू यादव ने उसी जुलूस में लगाया। उसके बाद जो है 1970 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव हुआ। छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें पहली दफ़ा यानी एक एक छात्र जो है वो माने वोटर हो गया था। पहले जो है सिस्टम ये था कि लोग क्लास काउंसिलर का चुनाव करते थे और क्लास काउंसिलर मिल करके यूनियन का चुनाव करते थे। इस बार हो गया कि नहीं साहब, डायरेक्ट होगा। पहला दफ़ा हुआ था। हम जो है गए, पटना यूनिवर्सिटी से गुजर रहे थे, वहाँ आप कहिए कि संजोग था, देखा बड़ा भीड़ भाड़ है, चहल पहल है। तो हम वहाँ रुके, हमने पूछा क्या मामला है। तो मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा है। तो एक राम प्रसाद यादव हुआ करते थे यहाँ, क्या नाम है, दुरुखी गली, गोविंद मित्रा रोड जो है उसके पास के, उन लोगों का पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति पर एक दबदबा था। एक विनय था, विनय सिन्हा, कास्ट बिरादरी का। इन लोगों को हम देखे तो हम पूछे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। विनय से हमने पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो कहा कि हम लोग कास्ट जो है अलायंस बना रहे हैं। कास्ट अलायंस बना रहे हैं। हम ये डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, लड़कों को चुनाव लड़ाने दो, ये क्या तुम लोग सब कर रहे हो। कहा कि यहाँ तो ऐसे ही चुनाव होता है। इसी में कुछ बहसा बहसी हो गई और हो गया कि उसने चुनौती दिया। तो हमारा दोस्त था इनाम, पटना कॉलेज के ठीक सामने कोने पर उसकी दुकान थी स्टेशनरी की, वहीं हम लोग बैठ के चाय वाय पी रहे थे, वहीं ये बात हो रही थी। उसी दिन विड्रॉल था छात्रों संघ। हाँ, तो हमने मंगाया कि भाई देखो कौन 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 छात्र जो है किस पद पर कौन लड़ रहा है। उसमें लालू यादव ने जनरल सेक्रेटरी का फार्म भरा था। तो हम जो है एक पैरेलल जो है वहाँ एक अपना पैनल बनाए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस तरह का। हमने किसी को हम नहीं जानते थे, किसी से हमारी बातचीत नहीं थी। पटना में हम लोगों का दबदबा था, हर मोहल्ले में दबदबा था। वहीं तय हुआ 10-15 आदमी अगल बगल के जुटे, उसमें सब कोई ऐसा नहीं था जिस पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हो, लेकिन तय हुआ कि इस जो पैनल है इसको सपोर्ट करना है। जिसके भी परिवार का लड़का, लड़की या दोस्त का, रिश्तेदार का है, उसको ये पैनल जो है देना है। और एक जीप लेके हमने घूमना शुरू किया। दोबारा मीटिंग बुलाए, 70-80 लोग आए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में। एक एक लॉज, एक एक हॉस्टल, और किसी से हमारी मुलाकात नहीं है। ताज्जुब की बात, किसी से हमारी मुलाकात नहीं है। तीसरे दिन के लगभग हमारी लालू यादव से मुलाकात हुई। भी रात में हम लोग आकर के 10 बजे वहाँ बैठते थे, जो एक होता है आज दिन भर क्या हुआ। तो देखा कि जो पीपल का पेड़ था पटना कॉलेज के सामने, उसके पीछे लालू यादव अपने साथी के साथ खड़े थे। हमारा रुतबा थोड़ा अलग किस्म का था, उनको सामने सीधे आने में थोड़ा ये हो रहा था। तो हमने पूछा कि क्या, कौन है, क्या है, आए बताए कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बोलते हैं कि बाबा आए थे, बाबा आए थे।
उस समय हमने शंकराचार्य पर केस भी किया था, तो अखबार में भी हमारा छप रहा था। लड़के लोगों में कहीं भी किसी भी लॉज हॉस्टल में हम जाते थे तो एक दो माने उसमें रहने वाले मेरे नाम से परिचित थे, नहीं भी नाम से परिचित थे, 10 लड़के हों 5 लड़के हों, कहते थे किस तरह से यूनिवर्सिटी के राजनीति पर जो दबंग लोग हैं उनको कब्जा हुआ है और इस कब्जे को छुड़ाना है, ये जो है बातचीत होती थी। संजोग ऐसा हुआ कि मेरे पैनल में प्रेसिडेंट छोड़ करके प्रेसिडेंट ही छोड़ करके बाकी जो है वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत गए। लालू यादव आके हमको स्वाभाविक है आशीर्वाद उन्होंने लिया। उसके बाद जो है हमारा लालू यादव से कोई खास संपर्क नहीं रहा। 74 का आंदोलन हो गया, 74 के आंदोलन में वो लंबे समय तक जेल में रहे, हम भी जेल गए, लेकिन हम उतना लंबा समय तक नहीं रहे, 4 महीना 5 महीना के बाद छूट गए। चूँकि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के वो मैंने 72 में अध्यक्ष हो गए थे, 72 में या 73 में। तो जयप्रकाश जी की मीटिंग हुई, मीटिंग में उस समय जेपी जो है वो यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाए हुए थे और नौजवानों को आह्वान कर रहे थे देश की स्थिति को बदलने के लिए। नवनिर्माण आंदोलन जो है गुजरात में शुरू हो गया था, उसका एक प्रभाव जो है छात्र नौजवानों पर था। और इन लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में जयप्रकाश जी को बुला करके मीटिंग किया। उस दरमियान नीतीश कुमार जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। लालू यादव जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में भी हम घूम रहे थे, तो हमारी मुलाकात नीतीश से नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने बताया कि इस कमरे में एक बड़ा सीरियस किस्म का लड़का रहता है। वो लोग कहीं गए हुए थे लेकिन ताला बंद नहीं था कमरे का, खोल करके लोगों ने दिखाया, देखे हमने कि बिछावन बड़ा मैंने तरतीब के साथ बिछा हुआ, टेबल पर किताब कॉपी कायदे के साथ रखी हुई व्यवस्थित ढंग से। तो हमको लगा कोई व्यवस्थित लड़का है, ये व्यवस्थित नौजवान है। तो उसके बाद जो है समझिए कि 74 का आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में हमारी भागीदारी जो है संचालन समिति के सदस्य के रूप में नहीं थी। पिताजी के साथ हमारा झगड़ा चलता था, बच्चे थे, उनके लिए हमको कुछ न कुछ बराबर करना पड़ता था, कभी कोई काम कभी कोई काम, वो एक अलग कहानी है। तो बाद में हमको संचालन समिति के हम मेंबर जो है बने। तो लालू यादव का चूँकि बड़े नेता हो गए थे, उनका एक दूसरे तरह का माने जो एक होता है बड़े नेता हो जाने के बाद जो है थोड़ा दिमाग पर भी उसका असर होता है, तो हमारा उनका कोई चला नहीं। बाद में बहुत लंबे समय के बाद वही मंडल कमीशन जब लागू हुआ तब जो है लालू यादव ने हमको खोजा, वहाँ हम गए। मंडल कमीशन के समय हम लोग साथ में रहे। फिर हमको उन्होंने मैंने नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई। हमको जानते भी नहीं थे कि क्या होता है नागरिक परिषद, अपने मन से उन्होंने ये बनाया। बाद में हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा था सब कुछ, तो नीतीश कुमार के साथ जो है मिल करके ज़बरदस्ती जो है हम लोगों ने एक समता पार्टी बनाया 94 में। उसके बाद जो है संघर्ष चला लालू यादव से, फिर नीतीश कुमार से भी हमारा संघर्ष हो गया। 94 में जो समता पार्टी बनी, उसके बाद समता पार्टी से पहली दफ़ा विधायक बने। 96 में वो पीरो विधानसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन हो रहा था। बाई इलेक्शन में कांति सिंह जो है वहाँ से विधायिका थी। कांति सिंह बाद में विक्रमगंज से वशिष्ठ नारायण सिंह से चुनाव लड़ी, जीत गई, वहाँ से पीरो का सीट खाली हो गया। उस समय लालू जी ने हमारा विरोध किया, कंस्टिट्यूंसी में जा कर के उन्होंने विरोध किया। तो पहली दफ़ा हम विधानसभा के सदस्य बने, लालू यादव से बने के खिलाफ ही बने। उसके बाद जो है फिर पार्टी के संचालन को लेकर के नीतीश कुमार से भी झंझट हुआ हमारा। झंझट का फ़ायदा उठाए, उसी समय आपको चारा घोटाला वाला मामला हुआ था। बहुत लोगों को ये लगता है कि चारा घोटाला का केस हम लोगों ने किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये मामला आया सामने कि ट्रेजरी में जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का जो बजट है उससे ज़्यादा निकासी हो रही है, और वहाँ क्या नाम है चाईबासा के ट्रेजरी में पहली दफ़ा ये बात आई। स्कूल के BS दुबे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने पूरे बिहार के ट्रेजरी की जांच करवाई, तो सब बंदा फूल गया। उसके बाद बिहार सरकार के सामने रास्ता क्या है, बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने 14-15 FIR किया और हुआ कि साहब पुलिस जांच कर रही है।
तो हल्ला हुआ कि नहीं साहब पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, जो एविडेंस वाला कागज पत्र है उसको जलाया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है। ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के जांच के लिए पिटीशन पड़ा, उसमें हम भी पिटिशनर थे। तो एक्चुअली केस उन पर नहीं किया गया, उन्होंने जो केस किया था उस केस की जांच सीबीआई करे, ये डिमांड लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में गए। सीबीआई ने हाई कोर्ट ने डिमांड हमारा मान लिया। अब उसके बाद जो है लालू जी सुप्रीम कोर्ट में गए। लोग बताते हैं और ये सही है, बाद में हमको चंद्रशेखर जी ने भी कंफर्म किया था। चंद्रशेखर जी ने इनको मना किया कि मत जाओ वहाँ गए सुप्रीम कोर्ट, तो मॉनिटरिंग मिल गया। हाई कोर्ट मॉनिटर, हाँ, कि हाई कोर्ट जो है मॉनिटर करे। अब हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में 2 आदमी का, वो झा जी और ये क्या नाम है मुखोपाध्याय, और ये दोनों जो है मिल गए। अब दोनों एक ही बिरादरी के लोग। अब वो लेके पूरा हंगामा हुआ। तो उसी में जो कुछ हुआ सबको मालूम है। देखिए, मंडल कमीशन लगा था, तो मंडल कमीशन के बाद जो है समाज इतना ये करके बंट गया था जातियों के आधार पर। जब इस तरह के मुद्दे पर समाज में टकराव होता है, बहुत कम लोग जो है न्यूट्रल जो है रह पाते हैं। और ये हमने देखा, जो मॉनिटरिंग बेंच था उसका, जो हम जाते थे कोर्ट में और सुनते थे, तो साफ दिखाई दे रहा था कि जज लोग जो है बायस हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि लालू यादव के खिलाफ वारंट निकल गया। वारंट का तामील होने की बात आई, बिहार भर से कार्यकर्ता जो है वो पटना आ गए। उस समय सुनील कुमार पटना के सीनियर एसपी थे। सुनील जी आजकल नीतीश जी के कैबिनेट के मंत्री हैं। सुनील बहुत ही अच्छे अफसर हैं। सुनील जी ने मॉनिटरिंग बेंच को कहा कि लालू यादव कह रहे हैं कि कल हम सरेंडर कर जाएंगे 10:30 बजे, और उनके बहुत सारे हजारों समर्थक जो है पटना में मौजूद हैं। अगर गिरफ्तारी होती है तो कानून व्यवस्था की समस्या जो है पैदा हो जाएगी। उनको सरेंडर करने दिया जाए, मौका दिया जाए। अब ये पचा नहीं कोर्ट को। राकेश जी उस समय जो है वो सीबीआई के वकील थे। राकेश जी बाद में हाई कोर्ट के जज भी हुए, अभी रिटायर किए वहाँ से, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश से। वो जिस दिन उनको सरेंडर करना है उस दिन सुबह में जज साहब ने भेज दिया कि जाइए वहाँ से फौज बुला करके ले आइए दानापुर से। अब दानापुर का जो सीनियर अफसर थे उनको उन्होंने दिया ऑर्डर, ऐसे ऐसे है। उन्होंने फिर झा जी से बात किया। झा जी ने उनको कहा कि भाई आप ऑर्डर पढ़ के सुनाइए। उसमें संशोधन उन्होंने किया, लेकिन आदेश था कि आप आइए। बोला बताइए। अब उसके बाद जो है खैर सरेंडर किया, ही तो संभव नहीं हो पाया। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये जो एक भ्रांति है समाज में कि जो जज के कुर्सी पर बैठने वाला आदमी है इन सब चीज़ों से ऊपर होता है, ऐसा होता है। न्यायप्रिय तो हटाइए, यानी हम कह रहे हैं इन सब चीज़ों से जो पूर्वाग्रह होता है उससे मुक्त होता है, उसकी जो रूढ़ियों से मुक्त होता है, पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। अपने व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठ करके वो देखता है चीज़ों को और समझता है और फैसला देता है। वो साफ यहाँ दिखाई दिया। ये सही नहीं है। हमको उसी समय लगा कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है। उसके बाद जो है फिर नीतीश कुमार से हमारा झंझट हुआ। लालू यादव, हम विधायक हो गए थे, आर ब्लॉक में रहते थे, मेरे घर आए और 2 घंटा 3 घंटा वहाँ बैठे। उसके बाद जो है उधर से हुई। दूसरी बात हम एक और महत्वपूर्ण, और कई जगह हमने कहा भी है कि लालू यादव उस केस में जब छूट करके आए तो अगले ही दिन उन्होंने हमको फ़ोन किया। सुबह सुबह फ़ोन आया, हम चाय और अखबार लेके बैठे हुए थे। फलाने नंबर से बोल रहे हैं। लैंडलाइन का ज़माना था, उस समय मोबाइल आया नहीं था। कहा कि हाँ उधर से आया, फलाने नंबर से बोल रहे हैं। तो हमको लगा कौन आदमी है, कि क्या बात है भाई, कौन है आप। अचानक पता नहीं क्यों एक इल्हाम हमको आया कहीं लालू यादव नहीं हो। फिर हमको लगा कि लालू यादव क्यों। ये सब आपको 2-3 सेकंड के अंदर जो मेरे अंदर ये हाँ वो, तब तक उधर से बाबा प्रणाम, ये खबर जो है लालू यादव की आवाज़ आई। अब समझिए कि
मेरी क्या दशा, क्या बोला जाए, क्या बात किया जाए। इसी में हमने कहा कि कल तुम्हारी गाड़ी जो है गुजर रही थी, लोग गए हुए थे कौन शीतला मंदिर या कौन मंदिर, उस समय वो महिलाओं का एक हड़ताली मोड़ पर धरने का कार्यक्रम था, कंचन वगैरह का कार्यक्रम था, उन लोगों ने हमको भी बुलाया था। हम जो है ऐसे भाषण देख करके रोड क्रॉस कर रहे थे, बीच में जो ये बना हुआ था उस पर हम खड़े हुए, तब तक गाड़ी साएं साएं इनकी गुजरने लगी, हाथ ऐसे हमारा उठ गया। तो हम बताए कि ऐसे ऐसे गाड़ी गुजरी, तो हमारा हाँ कहा कि तो हम तो देखवे ना कि नहीं, तो कहे नहीं तो गाड़ी रोकते। हम कहे अच्छा हुआ कि नहीं देखे। उसके बाद जो है अखबार में तस्वीर उसमें जो छपी थी मियाँ बीबी की, बहुत ही उत्फुल्ल चेहरा, तो हमने कहा कि बड़ा बढ़िया फोटो छपल बा, दोनों बेकत के ला मुख्यमंत्री से बतिया बा, वहाँ बढ़ा दिया। इस तरह का रहा। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सब नीतीश जी के साथ भी हमारा बहुत ये रहा है, ये रहे किशन पटनायक वगैरह का झोला हमने ढोया। एमएलए और एमपी बनना बहुत प्राथमिकता मेरी नहीं रही। 77 में हमको टिकट मिला नहीं, हम चुनाव लड़े। 80 में हमारे पिताजी के मरने के बाद जो है मिड टर्म पोल हुआ था, कर्पूरी जी ने बहुत हम पर दबाव डाला। कर्पूरी जी, कैलाश पंत मिश्रा, बाकी लोगों ने भी। हम मरे हुए बाप के नाम पर वोट मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। हम पहला चुनाव 85 में लड़े, वो भी बिंदेश्वरी दुबे से, जो बीपीसीसी के प्रेसिडेंट थे, और चर्चा ये थी कि चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बने भी, मोटरसाइकिल लेके हम चुनाव लड़े। तो हम जानते थे कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उसी समय दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार बनी थी और प्रचंड बहुमत आया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो हमको ये लगा कि ये आदमी नॉन पॉलिटिकल आदमी, हवाई जहाज़ का ड्राइवर, ये जो है प्रधानमंत्री बन गया, ये संविधान की रक्षा जो है इससे नहीं होगी, खतरे में है। तो जहाँ जहाँ असेंबली में संभव है मुकाबला करना चाहिए, यही सोच के। और पहले हमने तय किया था कि 40 के पहले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 40 वर्ष के उम्र के पहले। 40 मेरा हो भी गया था, हम चुनाव लड़े, हारे। उसके बाद फिर 90 में लड़े, चंद्रशेखर जी ने मेरा टिकट काट दिया, उसमें भी हमेशा हमारी लड़ाई जो है होती रही। आप समझिए कि 1996 में, जैसा हमने कहा पहली दफ़ा में एमएलए बने, उस समय मेरी उम्र जो है 56 वर्ष हो गई थी। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों से हमारा झंझट हुआ, और इन्हीं दोनों के बीच में रहे भी। अब नीतीश के भी लिए क्या क्या झंझट हुआ है, अभी इसको हम बयान नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जो हमको हमारे गले के नीचे नहीं उतरता, और उसको कहने और बोलने का नतीजा होता है कि आप जो है अब हाँ अभी जो संस्कृति है वो संस्कृति जो है चारण वाली है, बांट वाली है। हमने किसी का चारण बनना कबूल नहीं किया, उसका नतीजा भी हम भोग रहे हैं। 1914 में आप देखिए हम रिटायर किए राज्यसभा से, और नीतीश जी ने हमको एक बार राज्यसभा में भेजा। हम उनके आभारी हैं इसके लिए। हालांकि हम आभारी होने का कोई तुक नहीं है, राज्यसभा है किस लिए। हाँ, अगर हमारे जैसा आदमी जो है राज्यसभा में नहीं जाए, लोकसभा में नहीं जाए, तो है किस लिए। तो उन्होंने भेजा, लेकिन आप समझिए कि निकाल दिया पार्टी से। क्यों कि 2013 में हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत मजबूत आदमी है। ये चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री के पद का दावेदार है, तो इसको हल्के नहीं लेना चाहिए। और हमारे जैसा आदमी इससे डरता है, इसलिए कि आरएसएस की विचारधारा इसके रग में है, और आरएसएस की विचारधारा जो है वो देश के लिए खतरनाक है। ये हमने वहाँ कहा था, और उसका नतीजा हुआ कि 3 या 4 महीना के बाद जी, या 5 महीना के बाद राज्यसभा का हमारा ख़त्म हो रहा था, हम नीतीश जी के यहाँ गए नहीं कहने के लिए कि हमको फिर से बना दीजिए। हमको लगा कि हम जाएंगे कहेंगे तो उनको लगेगा कि हम आए हैं फिर ये करने के लिए, उन्होंने हमको निकाल दिया पार्टी से। उसके बाद हम जो कहे वही सही निकल गया। तो इसलिए ये सब चलता रहा लालू जी नीतीश जी दोनों के साथ। हमने ये कहा, लालू जी ने भी हमको नहीं राज्यसभा में भेजा। जो है हम जब से हैं लालू जी के साथ इधर, हमको आरा से लोकसभा लड़ना चाहते थे, भी नहीं हमको मौका मिला। राज्यसभा में चाहते हैं आप कि आपको राज्यसभा भेजा जाए अभी भी? नहीं, राज्यसभा भेजा चाहने की क्या ज़रूरत है भाई। ये चाहने की वाला सवाल जो है तो बहुत गलत है। आपको क्या लगता है कि मेरे जैसे आदमी की कोई उपयोगिता जो है राजनीति में नहीं है? तो राजनीति में अगर उपयोगिता है तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना सबको भाई। तो इसलिए ये पूछना है, ये जो आपका सवाल है उससे ये ध्वनि निकलती है कि जैसे हम बहुत बड़े लालची हैं कि हम जी नहीं, हम चाहने का मतलब मेरा दूसरा था। मेरा ये था कि आपकी उपयोगिता राजनीति में भी है।
तो वही आप सवाल करते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन आप चाहने वाला कहे तो हमको लगा कि आरोप लगा रहे हैं कि हमको उसके लिए लालच है। नहीं, कोई लालच नहीं है। आपकी उपयोगिता है। हमको हमारा मान के हम चलते हैं कि हमारी जो भूमिका थी वो भूमिका हमारी लगभग पूरी हो गई। अब हम संस्मरण वगैरह लिखने उखने के चक्कर में हैं। हमने पहले टर्म जो हम राज्यसभा में रहे उसमें हमारा जो भाषण है वो भाषण जो है वो छपने वाला है, छप जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 2 महीना 3 महीना के अंदर छप जाएगा। हमने अपनी जो राय है, हमारी जो एक ट्रेनिंग रही है पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, तो अलग अलग जो समस्याएं रही है देश के सामने या विदेश के मामले में, उस पर हमको जो बोलना था हमने कहा है राज्यसभा में। उसको हम एक जगह से पढ़ रहे हैं। हम समझेंगे कि यही हमारे इसकी एक उपलब्धि है। और आज के दिन भी हम इसलिए हैं साथ में कि साहब नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से परास्त किया जाए। परास्त इसलिए किया जाए, जैसा हमने आपको कहा कि उस समय हमने कहा था कि इनकी विचारधारा खतरनाक है, वो साफ दिखाई दे रहा है। वो साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो भी गलती सही हो रही है उससे आंख बंद करके सिर्फ एक ही निशाना है। जैसे अर्जुन का निशाना जो है मछली के आंख पर था, उस तरह से मेरे जैसे आदमी का निशाना जो है इसी पर है कि किस तरह से यानी नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में परास्त किया जाए। इसमें नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों की भूमिका है। इसलिए अभी जो नीतीश कुमार की भूमिका है उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं और लालू यादव के साथ तो हैं ही। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि लालू यादव गंभीर बीमारी से उबर करके आए हैं, जमानत पर हैं, तो अभी जो सामने लोकसभा का चुनाव है 24 में, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जो 24 का लोकसभा चुनाव है, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो इस दौरान ये आप क्या देखते हैं कि लालू जी की उपयोगिता इन चुनावों में बनी रहेगी? क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल बनी रहेगी। शुरू में ही हमने आपको कहा है, शुरू में ही कहा है कि आज के दिन भी लालू यादव की ही पूंजी है, इसलिए उपयोगिता तो रहेगी ही। लालू यादव को माइनस करके आप चुनाव कैसे लड़िएगा 2024 का या 2025 का? तो उपयोगिता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और लालू यादव का प्रेजेंस अभी भी देखिए, जो समय समय पर उनका जो बयान आता है, जो इशू पर अपनी राय देते हैं, सब लोग उसको गौर से देखते हैं। तो इसलिए भूमिका एकदम बिल्कुल रहेगी। भूमिका ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा उसकी भूमिका तो रहेगी। एक चीज़ और जो कि लालू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें राजनीति में होती है कि लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। जो एक कॉम्युनल फोर्स है जिसको राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस, तो उसके साथ उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? वो तो सही बात है, बिल्कुल तो आँख के सामने दिखाई देता है। लेकिन ये भी बात समझने की है, अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते तो लालू यादव नहीं रहते, ख़त्म हो गए रहते। इसको भी आप देखिए। इसलिए ये फैक्ट है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन ये भी उतना ही फैक्ट है कि कंप्रोमाइज़ कर लेते तो तो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाते हैं। धन्यवाद तिवारी जी। अभी हम लोगों ने इनसे जाना कि लालू यादव क्यों लालू यादव हैं और क्यों वो अभी भी अपरिहार्य बने हुए हैं। आपका कहना है कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी आपकी ताकत जो है और आपकी अहमियत बनी रहेगी। तो आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।